तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो एक खास वीडियो होने वाली है बिकॉज हम एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे जहां पर साइंटिफिक ट्रुथ और लीगल प्रिजम्पशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। 30 जून 1990 को पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की शादी चंद्रपुर में हुई थी। कुछ समय बाद वाइफ ने सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की, जिसे पहले तो मजिस्ट्रेट ने दिसंबर 10 1993 को डिसमिस कर दिया था, लेकिन वाइफ ने फिर से प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी फॉर मेंटेनेंस। उन्होंने क्लेम किया कि वो 20 जून 1996 से करीब 2 साल तक अपने हस्बैंड के साथ रही थी। इस दौरान वो प्रेग्नेंट हुई और उन्हें एक बेटी, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 थी, उनको जन्म दिया और अब उन्होंने उस बेटी के लिए भी मेंटेनेंस मांगा। हस्बैंड ने इस क्लेम को स्ट्रांगली रेजिस्ट किया। उनका कहना था कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि उनकी बेटी है, वो उनकी बेटी है ही नहीं और 1991 के बाद उनका वाइफ के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप था ही नहीं। उन्होंने ये भी कंटेंट किया कि वाइफ का मैट्रिमोनियल होम छोड़ने के बाद उनका एक्सेस वाइफ तक नहीं था, मगर शुरुआत में मजिस्ट्रेट ने वाइफ की प्ली को मान लिया और उन्हें 900 पर मंथ का मेंटेनेंस बांधा और डॉटर के लिए 500 रुपीज पर मंथ का मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। हस्बैंड ने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया एज रिवीजन अंडर सेक्शन 482 पिटिशन, लेकिन वो हर जगह फेल हो गए। अब बात थी सत्य और असत्य पे, मतलब ट्रुथ की बैटल थी। पैटर्निटी चैलेंज करने के लिए हस्बैंड ने फाइनली डीएनए टेस्ट की एप्लीकेशन दी। इस पर रिस्पोंडेंट्स का आर्गुमेंट था कि सेक्शन 112 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक उनकी शादी अभी तक डिसॉल्व नहीं हुई थी और चाइल्ड को जन्म वैलिड मैरिज के दौरान हुआ था, तो ये कंक्लूसिवली प्रूव्ड है कि बेटी लेजिटिमेट है। उन्होंने आर्ग्यू किया डीएनए टेस्ट इज कंक्लूसिव प्रिजम्पशन और इसको रिबट नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना था कि नॉन एक्सेस प्रूफ किए बिना डीएनए टेस्ट का ऑर्डर ही नहीं होना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बात पहुंची साइंटिफिक ट्रुथ को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को एड्रेस किया, क्या डीएनए टेस्ट रिजल्ट सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट की जो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है उसको रिबट कर सकते हैं। कोर्ट ने 2 डिफरेंट लैब्स, रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी नागपुर और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी हैदराबाद, इन दोनों लैबोरेटरी में डीएनए टेस्ट कंडक्ट करवाए और दोनों रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि अपीलेंट जो है हस्बैंड, वो बायोलॉजिकल फादर नहीं है। हस्बैंड बायोलॉजिकल फादर नहीं है तो कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया और जिसमें हेल्ड हुआ था, फर्स्टली साइंस मस्ट प्रिवेल। जब लॉज में दिए गए कंक्लूसिव प्रूफ और साइंटिफिक एडवांसमेंट से मिले प्रूफ, इन दोनों में कंफ्लिक्ट हो तो साइंटिफिक प्रूफ मस्ट प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। एंड सेकेंडली सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिबटेबल। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रिजम्पशन जरूर देता है, लेकिन ये इरिबेटेबल प्रिजम्पशन नहीं है। जब कॉन्ट्रारी एविडेंस हो तो ये प्रिजम्पशन यील्ड कर सकती है। थर्डली डीएनए एक्यूरेसी पर, डीएनए टेस्ट साइंटिफिकली एक्यूरेट होते हैं। फोर्थली ट्रुथ मस्ट ट्रम्प, जस्टिस का मकसद ट्रुथ को एसरटेन करना है। जब साइंस किसी फैक्ट्स का आंसर दे सकती है तो कोर्ट को प्रिजम्पशन पर रिलाई करने के बजाय बेस्ट अवेलेबल साइंस का यूज करना चाहिए। डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद हस्बैंड का ये प्ली कि उनकी वाइफ तक उनका एक्सेस नहीं था जब चाइल्ड कंसीव हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो इस केस में फाइनल जजमेंट आई। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी डॉटर को मेंटेनेंस देने वाले जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, लेकिन कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी कि मेंटेनेंस के लिए जो पेमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हें रिस्पोंडेंट से कवर्ड नहीं किया जाएगा। इस लैंडमार्क डिसीजन ने ये स्टैब्लिश किया कि साइंटिफिक ट्रुथ, योर डीएनए टेस्ट रिजल्ट, लीगल प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट से ऊपर है। खासकर जब साइंस ने ऐसे विकास किए हैं जो पहले लेजिस्लेचर ने इमेजिन नहीं किए होंगे। अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट कितना 1872 कब कितना पुराना है और साइंस डेली बेसिस पे ग्रो कर रही है। कोर्ट ने ये माना कि इस अप्रोच से एक इनोसेंट चाइल्ड के पास्टराइज्ड होने का रिस्क है, पर कंक्लूजन ये निकाला कि साइंटिफिक ट्रुथ को डिनाई करना जस्टिस के अगेंस्ट होगा क्योंकि ट्रुथ मस्ट ट्रिम्प। All this was discussed from the landmark decision of the Supreme Court in Nandlal Vasudev Badvik versus Lata Nandlal Badvik and others, AIR 2014, Supreme Court 932 2014, and this was your criminal appeal number 24 of 2014. And I have a question for you. अब आपको बताना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की प्रिजम्पशन कौन से सेक्शन में दी है और उसमें हस्बैंड के पास कौन सा डिफेंस, सिर्फ एक डिफेंस अवेलेबल है, वो कौन सा डिफेंस है। So that's all for the today's video. I hope you liked the video.
and stay connected for more such information. Thank you so much.